इस जंग में आज एक नए शख्स और एक नए देश की भी एंट्री हो गई है, जो अब तक खामोश था, शायद दूर से देख रहा था या सपोर्ट कर रहा था। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। आज पहली बार एर्दोगन ने नेतन्याहू पर कड़ा हमला किया है। क्या तुर्की भी इस जंग में कूदने की स्थिति में आ गया है? ये अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं आपको बताऊं, क्योंकि जो बात एर्दोगन ने की है और उनके देश ने जो तैयारी की है नेतन्याहू के खिलाफ, वो इस जंग को और भड़का सकती है। तुर्की ने कहा नेतन्याहू आज के समय के हिटलर है। गाजा लेबनान में सैन्य कार्रवाई नहीं, नरसंहार किया है नेतन्याहू ने, एर्दोगन का कहना है। कुछ ताकतें समझौते को कमजोर करने की साजिश में है और माना जाता है कि एर्दोगन का इशारा नेतन्याहू पर था। तुर्की में नेतन्याहू समेत 35 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और 4600 साल जेल की सजा की मांग की गई है। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे, नरसंहार, गैर कानूनी हिरासत और लूट के भी आरोप लगे। गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर यह केस दर्ज किया गया है। नेतन्याहू का कहना है कागजी शेर है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तुर्की की सीमा में दागी ईरानी मिसाइल का जवाब नहीं दिया है। अब यहूदी विरोध के दायरे में भाग रहे हैं। वो खुद कुर्द नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं और अब दिखावटी मुकदमों की मांग कर रहे हैं। इजराइल पूरी ताकत से अपना बचाव करता रहेगा और आतंकी शासन और उसके सहयोगियों से लड़ता रहेगा। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। एर्दोगन और तुर्की के लिए यही बेहतर होगा कि वो चुप और खामोश रहें। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और एर्दोगन क्या कह रहे हैं। यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह पहले ही साफ हो चुका है। हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम पहले कहां थे। ईरान ने हमें चारों ओर से घेरकर हमारा गला घोटने की कोशिश की थी। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद शासन, इराक में मिलिशिया और यमन में हुती। खुद ईरान, मेरा मतलब है कि वे हमारा गला घोटना चाहते थे, लेकिन अब हम उनका गला घोट रहे हैं। उन्होंने हमें पूरी तरह मिटा देने की धमकी दी थी, लेकिन अब वे खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने उन्हें सबक सिखा दिया है और अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अगर पाकिस्तान की बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति नहीं बन पाएगी, तो हम इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल ने मासूमों को निशाना बनाया है। उन्हें याद रखना चाहिए, जिस तरह से हमने लीबिया और काराबाख में प्रवेश किया, उसी तरह से हम इजराइल में घुस सकते हैं। तो एर्दोगन और नेतन्याहू आमने सामने, आखिर क्या होने जा रहा है? एक तस्वीर सामने आई है जब अमेरिका के बहुत से एयरक्राफ्ट इजराइल में दिखाई दिए। इजराइल के एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। बेन गुरियन पर अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं इस एयरपोर्ट पर। इनकी जरूरत तब पड़ती है जब फाइटर हवा में हो, अटैक करने के बाद उसे ईंधन की जरूरत पड़े। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई, दावा किया गया कि कुछ और ट्रूप्स अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में उतरे। तो क्या जंग फिर से भड़क सकती है? लेकिन ईरान किस हद तक तैयार है? ईरान कह रहा है उसके हथियार अभी खत्म नहीं हुए। ईरान और अमेरिका के बीच 39 दिनों तक जंग चली। इस दौरान ईरान ने हर दिन मिसाइल हमले लगातार जारी रखे। सवाल यह है कि जंग में फंसे ईरान के पास अब कितने हथियार बचे? क्या ईरान अब भी युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चौंकाने वाले खुलासे हुए। दावा है कि ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरानी मिसाइल भंडार में कमी आई है, लेकिन खत्म नहीं हुए। पहले ईरान के पास लगभग 2500 मध्यम दूरी की मिसाइलें थी। इसमें से 1000 से ज्यादा मिसाइलें अब भी उसके पास बची हैं। हालांकि ईरान की मिसाइल क्षमता को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ब्राजील के रक्षा विश्लेषक ने हथियार भंडार को लेकर दावा किया, जंग से पहले ईरान के पास 20,000 मिसाइलों का जखीरा था। इनमें से 7,000 बैलिस्टिक और 12,000 क्रूज मिसाइलें थी। 1990 से ही ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों का उत्पादन शुरू किया। साल 2015 से सभी हथियारों को अपग्रेड करने का काम शुरू किया और अब भी ईरान के पास हजारों मिसाइलें और रिजर्व में रखी हुई हैं। इसके साथ ही कई हथियार प्रोडक्शन यूनिट अब भी काम कर रहे हैं। अमेरिका का दावा यह कि 90% ईरानी हथियार कारखाने तबाह कर दिए। साथ ही ईरान के 80% परमाणु केंद्र तबाह हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका ने खुद यह माना है
कि ईरान अब भी हमला करने में सक्षम है। सुनिए जरा, क्या फिर से जंग भड़केगी? ईरान पहले से तैयारी करके रखा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय मुस्लिम धर्मगुरु? मीडिया वाले अब ये समझ चुके हैं कि वाकई अमेरिका की जो साजिश जो है एक शैतानी साजिश है, वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस हाहाकार में कॉर्नर पे बैठने की बात हुई पाकिस्तान में। आप ये देखिए कि वो कैसे शांति का दूत कैसे बन सकता है। दोनों को सोचना चाहिए था कि वार्ता हो कहाँ रही है, नेता बन कौन रहा था। कम से कम कोई ऐसा कंट्री होता, भारत जैसा देश होता, जो इस वक्त महाशक्ति है, जिसकी दोनों लोग बात मानते हैं, बात करने भी पहुंच गए तो पाकिस्तान में अफसोस होता। टाइम है कि यूनाइटेड नेशन और OIC इस मैटर में इंटरवीन करे और एक हाई लेवल डायलॉग कंडक्ट करा करके इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करें। अमेरिका अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में खो चुका है। सबने देख लिया कि जो दुनिया का अपने आप को दादा कहता था, डिक्टेटर कहता था, उसकी दादागिरी, उसकी डिक्टेटरशिप पूरी दुनिया से ईरान ने खत्म कर दी है। असल मसला ये पूरी तरीके से एक खेल था। अमेरिका ने लड़ाई को रोका था पूरी तरीके से, ताकि हम अपनी सैन्य शक्ति को फिर से वहां के ऊपर खाड़ी में और तब हर तरफ बढ़ा ले, ताकि ईरान के ऊपर मजबूत तरीके से हमले करें। मीडिएटर कमजोर होते हैं तो वार्ताएं ऐसे विफल होती हैं। यही अगर आज भारत जैसे बड़े मुल्क होते मीडिएटर के रूप में और शांति के दूत के रूप में, अगर इनसे आग्रह किया जाता तो बिल्कुल मजबूती के साथ वार्ता होती और मजबूती के साथ ये एक कोई ना कोई सहमति पत्र भी बनता। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और दुखद और अफसोसनाक खबर है। अलविदा आशा ताई। आशा भोसले उनकी आवाज के जरिए, उनके गानों के जरिए हमेशा वो सबके बीच में रहेंगी। ये वो तस्वीर है उनके अंतिम दर्शन की तस्वीर। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब पहुंचे, पुष्प चक्र अर्पित किया, अंतिम श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक और तस्वीर आई है, आपको लिए चलता हूं काशी में भी आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि दी गई। और आइए आपको बताऊं कि आशा ताई को आखिर क्या हुआ था, अचानक कैसे उनका निधन हुआ। गायिका और लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में गायिका आशा भोसले का आज निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। शनिवार शाम को उन्हें यहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। सीने में इन्फेक्शन, संक्रमण की शिकायत के बाद परिवार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। अब अस्पताल ने बताया है कि उन्हें कई तरह की मेडिकल समस्याएं थी। मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी कई अंगों के फेल होने से उनका निधन हुआ है। आशा भोसले जी के बेटे आनंद ने बताया कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो कल सुबह 11 बजे तक लोअर परेल में उनके आवास पर आ सकते हैं। इसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा भोसले जी की बहन लता मंगेशकर का निधन भी 92 साल की उम्र में हुआ था। उन्होंने भी रविवार के दिन ही 6 फरवरी 2022 को अंतिम सांस ली थी। सुनिए जरा उनके सुपुत्र क्या कह रहे हैं। मेरी माता जी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा ताई के निधन पर उनके फैंस में शोक है। फैंस के साथ साथ बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। जैसे ही खबर मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले के निधन से दुखी हूं। सचिन तेंदुलकर ने कहा चाहे वो गाना हो या फिर साधारण बातचीत, आशा ताई को सुनना हमेशा जादुई होता है।
शाहरुख खान ने कहा, आशा ताई की गायकी का असर आने वाले कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा, उनकी आवाज के माध्यम से उनकी कला सदा हमारे बीच अमर रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुखद दिन है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उनके गीतों को कई पीढ़ियों ने सुना है, गुनगुनाया है और इन गीतों की गूंज हमेशा बनी रहेगी। हेमा मालिनी ने कहा, यह समय बहुत मुश्किल है क्योंकि आशा जी के साथ मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। अक्षय कुमार ने कहा, उनकी सुरीली आवाज हमेशा के लिए अमर रहेगी। ओम शांति। मनोज मुंतशिर ने लिखा, कुछ लोग यूं बुलंद थे कि दास्तान हो गए, पैदा जमीन पर हुए और आसमान हो गए। शंकर महादेवन ने लिखा, मैं अपने दुख और इस समय जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं। करण जौहर ने लिखा, उनकी आवाज सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि पूरे सिनेमा के दौर को परिभाषित करती थी। ये खास लोग, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सितारे और नेता। जो 4 ग्रेट हमारे सिंगर्स थे, लता दीदी, रफ़ी साहब, किशोरदा और आशा जी। सो इट्स एंड ऑफ एन एरा आई फील। तो बहुत ही दुख की बात है ये। वी प्रे दैट हर सोल में रेस्ट इन पीस। हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशा ताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। कि उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज। मुझे ऐसा लगता है कि वो महान सिंगर तो थी ही, आशा जी ने तो हर तरह के गाने को ऐसा, मतलब उनके जो सीरियस सॉन्ग भी हैं वो भी इतने वो मार्मिक है, हार्ट रेंचिंग है कि वो भी आप सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। आशा जी जैसी प्रतिभाएं धरती पर रोज रोज नहीं आती हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। मुझे याद है एक कविता मैंने उनके लिए लिखी थी, उन्हें डेडिकेट की थी, उन्हें बहुत पसंद थी। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशा ताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा। संगीत की दुनिया में उनका बड़ा नाम था और आज उनका निधन हुआ है तो हमको लगता है कि संगीत के दुनिया में बड़ी क्षति हुई है। हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान की। आइए अब आपको दिखाते हैं आशा ताई की वो आखिरी तस्वीर जब वो पब्लिक में आई थी। जो तस्वीर देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के वक्त आशा ताई दिखाई दी थी। तो रही अब आपको आशा जी के बारे में कुछ खास बात बताऊं। 1993 में महाराष्ट्र के सांगली में आशा भोसले का जन्म हुआ। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी थी और महान गायिका लता मंगेशकर जी की छोटी बहन थी। जब वो सिर्फ 9 साल की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने परिवार की मदद के लिए गाना गाना शुरू किया। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। 1943 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म के लिए सिर्फ 10 साल की उम्र में गाना गाया। शास्त्रीय संगीत, गजल और भजन समेत लगभग हर शैली में गाना गाया। 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इससे पहले 2008 में उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1997 में वो ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका बनी थी।